बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड दी विटामिन के, ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म, इसकी डेफिशिएंसी, इसकी बायोकेमिकल फंक्शंस, हर चीज़, ठीक है। अच्छा जनाब, वेटिंग रूम में एक फ़ीमेल है और इसका जो बेबी बॉय है ही हैज़ प्रेजेंटेड विद ब्लड ओजिंग फ्रॉम द अम्बिलिकल स्टम्प, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं और आपको इसको को रिलेट करना है विद विटामिन के। अच्छा, दूसरा में क्या है कि देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ ऑन एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है, फेनिटोइन ले रही है और नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट और आपको ये बताना है कि अगर ये इसकी फेनिटोइन जो है ये बंद नहीं करेगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो इसका जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको भी जब आप लेक्चर ये सुन लेंगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट इट। अच्छा, फिर जनाब देयर इज़ अ पेशेंट, उसको आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स डले हुए हैं एंड ही इज़ ऑन क्रॉनिक प्रोफाइलेक्सिस वारफेरिन थेरेपी। तो इसमें आपको बताना है कि ये वारफेरिन थेरेपी जो है ये विटामिन के मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो जनाब K1 जो है ना या फाइलोक्विनोन इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, जो सोर्सेज बायोकेम की टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड हैं उनमें केल, कैबेज, स्पिनच, एग योक, लिवर है और प्लस गट माइक्रोबायोटा है। जो फाइलोक्विनोन है वो इन डाइटरी सोर्सेज से आ रहा है, जबकि जो इसकी जो सेकंड फॉर्म है K2, ठीक है, वो गेट माइक्रोबायोटा से आ रही है मैनाक्विनोन। और जो मैनाडायोन है वो जो सिंथेटिकली अवेलेबल विटामिन के है दैट इज़ दी मैनाडायोन। तो ये जनाब इसकी शक्ल है, आपको ये इसमें नज़र आ रहा है क्विनोन जो इसका क्यों इसको कहते हैं, ये जो इसके दो रिंग्स हैं इनकी वजह से, प्लस इसकी ये एक टेल है और इधर आपको इसके दो ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डाइटरी अलाउंस इसकी 70 to 140 mg पर डे है और जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इसको सेंथेसाइज करते हैं तो ये जो इसकी टेल नज़र आ रही है ये डिफरेंट लेंथ्स की वो सेंथेसाइज करते हैं। ये डिस्कवर कैसे हुआ था कि कैटल में हेमरेजिक डिजीज़ हो जाती थी, उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि जो स्पॉइल्ड स्वीट क्लावर अगर ये खाएं तो उसमें डाइक्यूमेरॉल एक कंपाउंड होता है जो कि एंटेगोनिस्ट है विटामिन के का, ठीक है। अब ये एक फ़ोटो है जिसमें नज़र आ रहा है कि ये दो रैबिट्स हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक को जो है वो ऐसा मिला है जिसमें डाइक्यूमेरॉल प्रेजेंट नहीं था और ये देखें कि ये रैबिट हेल्दी है और दूसरा जो है ये मर चुका है, इसने पॉइजनस एक खाई है जिसके अंदर डाइक्यूमेरॉल प्रेजेंट था। अच्छा, दूसरा विटामिन के जब डिस्कवर हुआ है तो उसमें एक ये भी फैक्टर था कि चिकन थे जिनको फ़ैट फ्री डाइट दी गई थी और उनको भी ये हेमरेजिक डिजीज़ हुई और उनकी भी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके लिए फिर इसको कोरिलेट करने के लिए कि विटामिन के का फ़ैट डाइट से क्या रिलेशन है या ऑल दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, तो उसमें थोड़ा सा डाइजेशन को रिकैप करना पड़ेगा, लिपिड डाइजेशन को। लिपिड डाइजेशन कैसे होती है कि आप जो भी डाइट में लेते हैं लिपिड्स, वो सबसे पहले आपके गट में आने के बाद मिसेल्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? इमल्सिफिकेशन होती है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, गट की चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं और इमल्सिफिकेशन से वो मिसेल्स बन जाते हैं। मिसेल्स के ऊपर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आके डॉक हो जाते हैं। जो भी उसमें हम लेंगे जैसे फॉस्फोलिपिड्स थे, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स थे, टैग थे, तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आए हैं वो क्या क्या आ गए हैं, फॉस्फोलाइपेजेस आ गए हैं, कोलेस्टेरॉल एस्टरेजेस आ गए हैं और इसी तरह से पेनक्रियाटिक लाइपेज आ गया है और उसने उनको बिल्कुल थोड़ा छोटा कर दिया है तोड़ के, ठीक है। और फिर क्या होगा कि मिसेल जो है वो इंटेस्टिनल वॉल के आगे आके डॉक होगा। डॉक होने के बाद जो इसमें से जो आप समझेंगे जैसे पैसेंजर्स उतर के वॉल के अंदर चले जाएंगे। वो पैसेंजर्स कौन कौन थे? वो टूटे फूटे लिपिड्स थे।
अच्छा, जब वो वॉल में चले जाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि वो उधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचेंगे, उधर वो पार्टी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि वो दोबारा जिन बन जाएंगे। ठीक है, वो दोबारा अपने आप को रीसेंसिसाइज कर लेंगे उधर, और वो बड़े हो जाएंगे। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो उधर ही ट्रैप हो गए हैं, अब वो उधर से बाहर नहीं आ सकते। तो उधर जो है वो माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन है जो कि उनको पैक करेगा, रैप करेगा ApoB48 में। ApoB48 में बैठ जब वो बैठ जाएंगे तो वो काइलोमाइक्रॉन बन गया। वो इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी कैपिलरी में तो जा ही नहीं सकता, तो वो फिर लेक्टील्स में जाएगा, लेक्टील से थोरेसिक डक्ट में, थोरेसिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन में, और सबक्लेवियन वेन से फिर वो सर्कुलेशन में एज काइलोमाइक्रॉन फिरने लग जाएगा। और उसी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन भी होंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन अगर फैट नहीं है तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि उनको फैट के साथ काइलोमाइक्रॉन में बैठ के एब्जॉर्ब होना था। तो ये बात है कि जो चिकन थे उनको जब फैट फ्री डाइट थी तो उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं कि इसके बायोकेमिकल फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली जो इसका बायोकेमिकल फंक्शन है ना, कि इसने जो है ना प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब वो हर प्रोटीन पे नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिन पे करेगा। ठीक है, और वो किस तरह से करेगा कि वो जो उन प्रोटीन्स में ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ हैं उनके ऊपर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देगा। ठीक है, तो ग्लूटामेट के ऊपर एक तो पहले से नेगेटिव चार्ज था, जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाएगा तो दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल हेल्प इन किलेटिंग द कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ये उसको किलेट करेंगे, और बेसिकली विटामिन के का यही फंक्शन है कि ये उसको कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स बना रहा है प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, अब वो प्रोटीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ बोन के प्रोटीन्स हैं जो कि किलेट करते हैं कैल्शियम को, फिर कुछ इवन प्रोटीन्स हैं जो कि यूरिन में आते हैं, और वो क्यों कैल्शियम को किलेट कर रहे हैं कि वो यूरिन में उसको निकाल रहे हैं किलेट करके ना, ताकि वो किडनी स्टोन्स ना बनाए। ठीक है, अच्छा, अब ये हो किस जगह पर आए, ये को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। मींस कि जैसे वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो साथ ही उसके ऊपर ये विटामिन के जो है वो उसके ऊपर गैमा कार्बोक्सिलेशन करा के और उसके ऊपर वो कार्बोक्सिल रेजिड्यूज अटैच करता जा रहा है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल होती हैं जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई, प्रोटीन बन गया, तो उस वक्त कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। को ट्रांसलेशनल मींस कि अभी प्रोटीन नहीं बना, अभी उसकी प्रॉपर से फोल्डिंग भी नहीं हुई, तो वो उसी वक्त में ये मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि विटामिन के साइकिल क्या है। ठीक है, विटामिन के साइकिल ये है कि ये जो इसकी फॉर्म्स है ना उनके अंदर ये सॉर्ट ऑफ शटल हो रहा होता है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले आप देख लें कि जो इसकी एक्टिव फॉर्म है ना, दैट इज़ दी विटामिन के क्विनॉन। ठीक है, जो हमने पहले जिक्र किया था फाइलोक्विनॉन, तो ठीक है, दैट इज़ दी विटामिन के क्विनॉन। अच्छा, अब क्या होगा कि इसको रिड्यूस होना है। ठीक है, और रिड्यूस ये कैसे होगा कि NADPH जो है वो इस एक हाइड्रोइड आयन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के क्विनॉन रिडक्टेज। ठीक है, और ये बन जाएगा विटामिन के हाइड्रोक्विनॉन। अब ये जो दो O इसके लगे हुए थे साइड्स पे, अब आप देखें कि उनकी जगह दो OH आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हाइड्रोक्विनॉन है वो क्या करेगा, वो जो गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा। ठीक है, और उसको कर देगा रिड्यूस, और गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज इन टर्न क्या करेगा, जो भी ग्लूटामेट रेजिड्यूज हैं, अब ये जो इधर कलरफुल सा प्रोटीन आया है ये कोई भी हो सकता है क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स में से ये कोई हो सकता है, 2, 7, 9, 10, इनमें से ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वही विटामिन के से अफेक्टेड होते हैं। और इसमें जो एक ग्लूटामेट रेजिड्यू था इसके ऊपर मैंने एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स आ गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये करने में इसके अपनी हालत हो गई है विटामिन के की।
ठीक है। अब ये देखें, इसकी एक इधर धुम आ गई है ट्रायंगल के ऊपर और उसके ऊपर एक ओ लग गया है, तो ये जब भी आप देखें कि इसकी टेल आ गई है और ट्रायंगल के ऊपर ओ आया हुआ है तो दैट इज़ दी एपॉक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, विटामिन के एपॉक्साइड। अब ये बिल्कुल बेकार हो गया है, ये अब फर्दर कोई भी जो है ना वो नया उस पर रेजिड्यू नहीं लगवा सकता गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज से, अनलेस कि ये दोबारा जो है वो क्विनॉन बने और फिर से हाइड्रोक्विनॉन बने। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज़ दी विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा। और ये कैसे करेगा, इसके पास कोई NADPH नहीं है, इसके पास सल्फाइड्रिल ग्रुप्स हैं जिधर से ये इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ये पहले इसको विटामिन के क्विनॉन बना देगा और ये अब ये साइकिल देख लिया, साइकिल कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है कि ये दोबारा विटामिन के क्विनॉन बना, फिर वो हाइड्रोक्विनॉन बना, फिर वो एपॉक्साइड बना, फिर से क्विनॉन बना, हाइड्रोक्विनॉन बना, एपॉक्साइड बना, ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ दी विटामिन के साइकिल। और ये किसको, ये साइकिल चल रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज जो है वो कर रहा है उधर से कार्बोक्सिलेशन कर रहा है ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ की। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या किस्सा है इसमें, कि जब भी प्लेटलेट प्लग बनना है तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेंगे, इनके नेगेटिव जो ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, वो फिर फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, फिर फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा, फिर फैक्टर 8, फैक्टर 10, फिर फैक्टर 10, फैक्टर 5 और 3 मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएंगे, जो कि थ्रोम्बिन किसका नाम है, फैक्टर 2 का दूसरा नाम है। और ये जो है फिर एक्टिवेट कराएगा फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में, जो कि फैक्टर 1 है। और फिर जो है फैक्टर 13 भी एक्टिवेट होगा और वो जो फिब्रिन मैश वर्क है उसकी क्रॉस लिंकिंग करा देगा। ये तो हो गई इंट्रिंसिक पाथवे। और इसमें से आपने देख लिया कि जो है वो 2, 7, 9 एंड 10 ये जो है विटामिन के जो है वो अगर इनकी ये नहीं करेगा कार्बोक्सिलेशन तो ये नहीं अपना काम नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे कि आउटसाइड द ब्लड वेसल कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ है जो कि फैक्टर 3 है, उसने फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया है, फिर फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ है और अगेन वही फिर इधर से मर्ज हो जाती हैं पाथवेज के प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाए और फिब्रिनोजिन फाइब्रिन बनाए और ये एक अच्छा सा इधर मैश वर्क बन के और ये बिल्कुल जो इधर एंकर सॉर्ट ऑफ हो गया क्लॉट जो था। ठीक है, तो अब हम इन दोनों पाथवेज को अगर एक ही जगह देखें तो अब ये मैंने जो है ना जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको रेड कलर कर दिया है। तो ठीक है, 9, 10, 7, 10, 2, तो आप देखें कि ये तो पूरा छाए हुए हैं, पूरी ये जो दोनों कैस्केड्स हैं ये इनके बगैर चल ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये देखें विटामिन के कितना इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के नहीं होगा तो ये क्लॉटिंग की कैस्केड ही नहीं चलेगी सही से, ना ये एक्सट्रिंसिक और ना इंट्रिंसिक, और जब ये नहीं चलेगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। नाउ इट मेक्स सेंस कि आप अब डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि वो जो पहले स्लाइड थी और उसमें वो न्यूबॉर्न था और उसकी ब्लीडिंग हो रही थी अम्बिलिकल स्टम्प से, क्यों हो रही थी, क्योंकि वो एक तो थी कि उसकी हिस्ट्री थी कि वो घर में डिलीवर हुआ था, दाई ने डिलीवर किया था, और फिर वो ब्रेस्ट फेड था तो वो, और जो न्यूबॉर्न्स हैं उनकी इंटेस्टाइन स्टेराइल होती हैं, उनके भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नहीं आए होते, वो फ्लोरा नहीं बना होता जिसने विटामिन के को सिंथेसाइज करना होता है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा ये जो है ना कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या है जिससे फैक्टर 2 बनता है ना, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ना उसकी जब ये कार्बोक्सिलेशन होती है तो ये कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करता है और ये बना देता है प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर इंटरेक्ट कर रहा होता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के साथ। अब देखिए मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स पे नेगेटिव चार्ज हैं,
कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर इधर जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक तरह से आके हल्का सा जैसे आप समझ लें जैसे डॉक हुआ होता है मेम्ब्रेन के साथ, ये आके उधर खड़ा हुआ होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के पास ही खड़ा होता है, ठीक है। और वो किस तरह से उधर खड़ा रह रहा है, ये अट्रैक्शंस हैं, ये जो क्योंकि ये जो इसने कैल्शियम को किलेट किया हुआ है और कैल्शियम जो है वो फिर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से कर गया और ये उधर तैयार खड़ा है कि जैसे ही अगर कोई क्लॉट बनेगा तो ये उधर अपना काम शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो विटामिन के है ना वो सिर्फ कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स ही को नहीं एक्टिवेट करता, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी एक्टिवेट करता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो प्रोटीन सी और एस हैं वो उनका रोल है एंटी कोगुलेंट, और जो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ज़ाहिर है वो तो प्रो कोगुलेंट हैं। तो अब ये जो है ना समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से ये हाउ दिस फिट इन के वो विटामिन के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक प्रोटीन है, ये जो ब्लू कलर में दिखाया है, और ये आप देखें कि ये इस मेम्ब्रेन में एंकर हुआ है। अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है, ये एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो है उसके साथ जब थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन कैसे बनाए, अभी आपने देखा है कि प्रोथ्रोम्बिन पहले ही उधर आके हल्की सी अट्रैक्शंस के साथ उधर वो आके डॉक हुआ था, फिर वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो एक्टिवेट होगा। अच्छा, थ्रोम्बिन जो है उसके साथ फिर आके ये प्रोटीन सी, और प्रोटीन सी ही का जो छोटा सा ये जो फ्रेगमेंट सा हैंग हुआ है ना, इसका कुछ लोग तो इवन इसको कहते हैं कि ये को फैक्टर है, प्रोटीन एस प्रोटीन सी का को फैक्टर है। तो ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो हैं वो इसके ऊपर आके डॉक होंगे, ठीक है। ये मैंने असली प्रोटीन सी और प्रोटीन एस के स्ट्रक्चर्स उठाए हैं प्रोटीन डाटा बैंक से, ठीक है। अच्छा, अब वो जब इधर डॉक हो जाएंगे आके, तो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो हैं इन्होंने क्या करना है, इनका एंटी कोगुलेंट रोल है। वो कैसे प्ले करेंगे कि फैक्टर 8 और फैक्टर 5 इसको जो मार देंगे, इसको जो इनएक्टिवेट कर देंगे, इनको जो इनहिबिट करेंगे। सो नाउ इट मेक्स सेंस, ठीक है, कि फैक्टर 5 और फैक्टर 8 इनहिबिट हो रहे हैं, तो ये एंटी कोगुलेंट है इनका रोल, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये विटामिन के जब तक आप वारफेरिन का जिक्र नहीं करें तो इसकी कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती, ठीक है। वारफेरिन और जो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज VKOR जो है ये एंजाइम, इनकी क्या कहानी है, उसके लिए हमें साइकिल पे दोबारा आ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने दोबारा इधर आपके लिए साइकिल बनाया है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। एक तो ये देखें वारफेरिन की शक्ल कैसी है, इसमें भी ये कोई नॉन रिंग है ना, इसकी मिलती जुलती शक्ल है विटामिन के से, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज है, ये भी मैंने PDB से ला के इसका ये असली स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो है ना उसकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। क्या करेगा, वारफेरिन खुद आके बैठ जाएगा, ठीक है। और डायक्यूमेरॉल की भी शक्ल कुछ इसी तरह से मिलती जुलती है, तो डायक्यूमेरॉल भी इसी मैकेनिज्म से इनहिबिट करता है। वो क्या करते हैं कि विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज जो है ना उसके अंदर आके डॉक हो जाते हैं, बजाय के विटामिन के उधर आता, ठीक है। अच्छा, अब जो है विटामिन के जो है वो इधर लॉक हो जाता है एज एपॉक्साइड, ठीक है। अब वो ये साइकिल नहीं चल सकता और वो मतलब नॉन फंक्शनल हो गया विटामिन के, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो है वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज है। अब जब ये वारफेरिन ने इसको ब्लॉक कर दिया है ना, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। यही फिर दोबारा पाथवे आ गई, ठीक है। अब इसमें आपने देखा था कि ये आपके फैक्टर्स थे 2, 7, 9 एंड 10, और हर जगह पे विटामिन के का रोल था, क्योंकि जब तक इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होती तो ये कैल्शियम को किलेट नहीं करते और ये क्लॉटिंग में रोल प्ले नहीं करते। तो अब अगर वारफेरिन किसी बंदे को मिल रही है तो क्या होगा कि ये सब जो हैं ये तो गए, जब ये गए तो ये तो क्लॉटिंग कैस्केड्स चल ही नहीं सकती,
ठीक है। तो इट मेक्स सेंस कि फिर जो है ये जो वारफरिन है ये एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है। फिर ये ऐसे पेशेंट्स को देनी चाहिए जिनमें क्लॉटिंग का डर हो, क्योंकि क्लॉट क्या होता है कि क्लॉट जो है वो कभी कभी तो इवन पूरी पूरी आर्टरी में स्नेक की तरह क्लॉट बनने लग जाते हैं। क्लॉट क्या होगा कि क्लॉट जब बनेगा तो वो अपनी जगह से डिसलॉज होके, एक तो है कि वो सर्कुलेशन में फिरने लग जाएगा। जब वो फिरने लग जाएगा फिर वो जिधर भी ऐसी जगह पहुंचेगा जिधर सर्कुलेशन तंग है, नैरो कैपिलरीज हैं, उधर वो स्टक हो जाएगा। स्टक होके वो उधर इस्कीमिया कॉज कर सकता है, इवन टिश्यू नेक्रोसिस का कॉज कर सकता है। अगर वो ब्रेन में इस तरह से स्टक हुआ है तो वो स्ट्रोक कॉज करेगा, हार्ट में हुआ है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करेगा। तो इसलिए जो भी पेशेंट्स एट रिस्क है ना, अब रिस्क पे कौन होता है, मसलन किसी को जो है वो स्टेंट डले हुए हैं हार्ट में, तो स्टेंट फॉरेन पार्टिकल्स हैं और वो जो हैं वो मतलब एक तरह से उसको उसकी टेंडेंसी उस तरफ कराएंगे कि इधर क्लॉट बने, ठीक है। तो उनको इस तरह से एंटीकोगुलेंट थेरेपी मिल रही होती है। या अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उसमें क्लॉट बनने का चांस हो सकता है। या किसी के आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व्स डले हुए हैं, उसमें क्लॉट बनने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर ये हमें काम आती है वारफरिन, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि ये भी एक्यूट अगर किसी को हुआ है, कोई इवेंट हुआ है थ्रोम्बोएम्बोलिक, तो उसमें नहीं दे सकते हम, उसमें नहीं देते, ठीक है। ये क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए होती है, एक्यूट के लिए नहीं होती। और अब वो हम डिसाइफर करेंगे कि वो क्यों नहीं होती, ठीक है। क्या है कि उसकी क्या वजह है कि हम जो, क्योंकि जब भी हम वारफरिन थेरेपी शुरू करते हैं, शुरू में थोड़ी सी स्टेट जो है ना वो हो जाती है, मतलब प्रोकोगुलेंट स्टेट में बंदा चला जाता है। वो कैसे चला जाता है, प्रोटीन सी और एस की इनहिबिशन की वजह से, ठीक है। प्रोटीन सी की हाफ लाइफ छोटी सी है। अब वारफरिन आपने दी तो प्रोटीन सी की फंक्शनैलिटी डिक्रीज़ हो गई। जब वो डिक्रीज़ हो गई तो इसका मतलब है कि अब फैक्टर 5 और फैक्टर 8 के ऊपर कोई चेक नहीं रहा, ठीक है। वो बिल्कुल अब सामने मैदान में आ गए हैं और वो तो क्लॉटिंग कराएंगे, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, फैक्टर 5 जो है वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन बनाएगा, फिब्रिनोजिन का फाइब्रिन बनाएगा, प्लेटलेट प्लग बनेगा, फैक्टर 8 भी अंदर अपना हिस्सा डालेगा, क्लॉट जो है वो उसमें फाइब्रिन मैश वर्क बनेंगे, स्टेबलाइज हो जाएगा वो सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इनकी मतलब वो उसने बैलेंस अभी इनिशियली थोड़ा सा टुवर्ड्स कोगुलेशन शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो पूरा गैंग है ये 2, 7, 9 एंड 10 का, उनका इफ़ेक्ट ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट जो है वो फिर एंटी कोगुलेंट ही रहता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक पेशेंट है, उसको इस तरह से कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट हुआ है, तो आप उसको जो है वो हेपरिन थेरेपी एडवाइस कर रहे हैं इनिशियली, तो आप वारफरिन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब विटामिन के डेफिशिएंसी हो या किसी को वारफरिन मिल रही हो तो वो एक ही जैसी बड़ी मिलती जुलती बातें हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी में विटामिन के है नहीं है, और वारफरिन में जो है कि विटामिन के है लेकिन वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो प्री प्रोथ्रोम्बिन है ना, जिसने थ्रोम्बिन बनना था, फिर तो उसमें जो है वो गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई ग्लूटामेट रेजिड्यूस की। इसका मतलब है कि वो कैल्शियम को किलेट नहीं कर सकेगा। कैल्शियम को किलेट नहीं कर सकेगा तो वो जैसे वो हल्का सा एंकर हुआ था कि एंडोथीलियम की वॉल के आगे कैल्शियम के थ्रू, वो उस तरह से उधर नहीं रह सकेगा। और जब वो उधर नहीं रह सकेगा तो जो भी वो क्लॉटिंग कैस्केड चलेगी तो उसने कल्मिनेट तो इसी पे आके होना था ना, थ्रोम्बिन पे, तो अब वो उस तरह से नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं है ना कि क्लॉटिंग फैक्टर्स तक की बात नहीं है,
ठीक है। ये और भी मतलब हमने जो इसके शुरू में बायोकेमिकल फंक्शन कहा था ना, तो हमने क्या कहा था कि ये जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग इनेबल करती है प्रोटीन्स के लिए, और वो कैसे करती है? थ्रू गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज। तो ये और भी प्रोटीन्स हैं, सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्रोटीन सी और एस ही नहीं है इसके टारगेट्स। ऑस्टियोकैल्सिन है, ये एक प्रोटीन है बोन में, और इट मेक्स सेंस कि बोन में कैल्शियम को किलेट करने की ज़रूरत है, बोन में कैल्शियम को रिटेन करने की ज़रूरत है, और ऑस्टियोकैल्सिन जो है उस पर जब ग्लूटामेट रेजिड्यूज़ की ये विटामिन के कार्बोक्सिलेशन कराएगा तो वो कैल्शियम को अट्रैक्ट करेंगे और कैल्शियम को उधर रिटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा नेफ्रोकैल्सिन। नेफ्रोकैल्सिन किडनी में है, ये एक एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि यूरिन में सिक्रीट हो जाता है, और यूरिन में ये क्या जा रहा है कि वो जो कहते हैं कि खुद तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, तो वो ये डूबने जा रहा है लेकिन ये साथ कैल्शियम को भी पकड़ के जा रहा है ना, तो ये फिर वो करा रहा है, मतलब किडनी स्टोन्स के अगेंस्ट एक प्रिवेंशन है। ठीक है। और इवन ये देखा गया है कि जिन लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं तो उनमें ये डिफेक्टिव होता है नेफ्रोकैल्सिन, और इसके जो है ना ग्लूटामेट रेजिड्यूज उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई होती है। ठीक है। अच्छा, फिर गैस 6 प्रोटीन है, ये जो है ग्रोथ अरेस्ट स्पेसिफिक 6 प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेल प्रोलिफ्रेशन में, और इसकी CNS की भी डिफ्रेंशिएशन में, बोन्स की भी। वो आप देखेंगे आगे कि यही वजह है कि जो वारफेरिन अगर मिल रही हो तो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस आती हैं फीटस में। ठीक है। अच्छा, फिर जो है कि आप अगर देखें कि अक्सर जो डॉक्टर्स अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और विटामिन डी उसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो साथ K2 भी प्रेस्क्राइब हो रहा होता है जो कि है मेनाडायोन। ठीक है। K2 क्यों दे रहे होते हैं विटामिन डी के साथ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी क्या बायोकेमिकल सिग्निफिकेंस है या बेसिस है? तो उसकी यही है कि विटामिन डी ने क्या करना है। अच्छा, बेसिकली विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं होता, ये सीरम कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है। तो इसने सीरम कैल्शियम मेंटेन करनी है चाहे वो बोन्स से ही लेके करे। ठीक है। तो हाँ, अगर सीरम कैल्शियम एडिक्वेट है और सारा बिल्कुल दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो फिर वो करेगा बोन्स में डिपॉजिट, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं करेगा। ये क्या करता है, किडनी से कैल्शियम को उसके ज़ाया नहीं होने देता, गट में इसको एब्जॉर्ब कराता है, और उसके अलावा बोन्स में से लेके कम से कम पाकिस्तान में तो उसको ब्लड में ही डालता है, बाहर कहीं पे डालता होगा ब्लड में से बोन में। अच्छा, लेकिन हाँ, फिर इसके साथ K2 क्यों देते हैं कि जब आप विटामिन डी दें और कैल्शियम जो है वो बिल्कुल नहरें बहने लग जाएं कैल्शियम की, तो फिर ऑस्टियोकैल्सिन की भी ज़रूरत है ना कि जो कि उसको उधर डिपॉजिट कराए। ठीक है। अच्छा, फिर जब तक हम PT टेस्ट का जिक्र ना करें तो विटामिन K जो है वो पूरा नहीं हो सकता। PT इज़ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, बेसिकली इसमें क्या मेजर होता है कि ब्लड कितनी देर में क्लॉट हुआ है। अब हर जो डिफरेंट है ना लेबॉर्ट्रीज़, उन्होंने अपने पास किट्स रखी होती हैं और उनकी किट के अंदर ही कंट्रोल का जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम डला होता है। ठीक है। अब वो क्या करेंगी कि पेशेंट का जो है वो प्लाज्मा लेंगी और उसके ऊपर डालेंगे टिशू फैक्टर। टिशू फैक्टर आपको पता है कि जब कहीं पे कोई इंजरी वगैरह होती है तो टिशू फैक्टर निकलता है ना, तो वो डालेंगे तो प्लाज्मा को तो यही लगेगा कि इधर कोई इंजरी हो गई है, शायद वो क्लॉट उधर बनेगा ना फिर। ठीक है। उसका टाइम देख लेंगे। नॉर्मली जो है ना मसलन हो सकता है कि जैसे क्लॉट मसलन 22 सेकंड में बना है। ठीक है। फिर कंट्रोल का देख लेंगे कि अच्छा कंट्रोल का कितने में बना है, तो नॉर्मली ये <2 ही आना चाहिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है। अच्छा, फिर जो है एक है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। ये क्या है कि आपने पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिवाइडेड बाय द कंट्रोल का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो कि किट में ही प्रोवाइडेड है, आपको कोई कंट्रोल लेके नहीं जाना। ठीक है। तो उसकी जो रेशो है ना, अब मसलन हम सोचते हैं कि मसलन उसका है 22 है अगर पेशेंट का,
ठीक है, कंट्रोल का 11 है, ठीक है, तो ये तकरीबन 2 आ जाएगा, ठीक है। INR जो रेशो है, आप देखें पेशेंट्स की रिपोर्ट में INR रेशो लिखी होती है, आइडियली ये लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर किसी को वारफरिन मिल रही है ना, तो इसका क्या मतलब है, आप खुद बताएं। उसका ब्लड देर से क्लॉट होना चाहिए या जल्दी होना चाहिए? देर से होना चाहिए, ठीक है। जब वो देर से होगा तो मे बी कि उसका जो है वो जो टाइम है वो मे बी के 33 सेकंड हो, ठीक है। तो मतलब जिनको वारफेरिन मिल रही होती है उनकी यूजुअली जो है ना INR रेशो 2 से 3 के दरमियान में होती है, और जिनके मसलन हार्ट वाल्व्स डले हुए हैं तो उनको हो सकता है कि उनको इतनी ज़्यादा उसकी डोज मिल रही हो कि 4 तक हो, ठीक है। अच्छा, तो INR रेशो जितनी ज़्यादा है ना तो उसका क्या मतलब है, आप खुद सोचें। क्लॉटिंग की टेंडेंसी बंदे में ज़्यादा है या कम है? कम है, ठीक है। जितनी INR रेशो ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है। इवन ऐसे होता है कि जिन पेशेंट्स को ऐसे थेरेपी मिल रही होती है ना, कभी कभी उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसलन एपिस्टेक्सिस आने लग गई है, स्किन पे जो है वो निशान बनने लगे हैं जैसे इकाइमोसिस और परपरा या इस टाइप के, ठीक है, पेटिकियल हेमरेजिस टाइप। इवन यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, हीमेचूरिया हो सकता है, मेलिना हो सकता है, ठीक है। उनमें फिर उनको उनकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो इसकी डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं विटामिन के की, ठीक है। एक तो क्लॉटिंग इम्पेयर हो जाएगी, फिर हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न हो सकती है। अब दूसरा हमें देखना है कि भाई डेफिशिएंसी होगी किस में, ठीक है। ये बहुत इसकी रेयर है डेफिशिएंसी, हाँ न्यूबॉर्न्स में हो सकती है क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन स्टेराइल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं ख़ास करके 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, उनसे क्यों डेफिशिएंसी हो जाएगी? जो गट का माइक्रोबायोटा है ना वो उसको भी मार देंगी, वो बैक्टीरिया को मारते मारते जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको भी मार देंगी जिन्होंने विटामिन के बनाना था, ठीक है। तो अच्छा, फिर मेल नरिश्ड भी कोई बहुत ही लेवल का मेल नरिश चाहिए, जो जैसे जीरियाटिक पेशेंट्स होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, वरना कोई मतलब इतना नहीं होता क्योंकि जो इंटेस्टाइन में भी बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ड्रग्स का बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब आपको वो याद आएगा कि जो वेटिंग रूम में थी फेनिटॉइन जिसको मिल रही थी। अब ड्रग्स जो है ना वो दो तरह से किसी भी और ड्रग को अफेक्ट कर सकती हैं, या तो है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो इनहिबिट कर दें। अब जो P450 एंजाइम्स हैं ना वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं, यूजुअली उनको इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में बना के उधर से निकलवा देते हैं। कभी कभी होता है कि कोई जीनोबायोटिक का मेटाबॉलिज्म हो और वो उसको कोई कार्सिनोजिन बनवा दें, वरना नॉर्मल यूजुअली ड्रग्स तो इनएक्टिव होके निकल जाती हैं। अब कोई ऐसी ड्रग है ना अगर जो कि P450 एंजाइम्स जो कि इसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं वारफेरिन को, उसके अगर कोई इनहिबिटर मिल रहा है तो फिर क्या होगा, जैसे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ना ये भी इनहिबिट करते हैं उन एंजाइम्स को, तो उस बंदे में जो वारफेरिन की डोज है ना वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो उधर से मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट नहीं हो रही ना, उसमें ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगी। अच्छा, फेनिटॉइन की ये कहानी नहीं है। फेनिटॉइन जो है ना वो इसको प्रोटीन्स पे से डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि आप देखें कि अक्सर ड्रग्स जो है ना वो प्रोटीन्स पे बाइंड करके तो उसमें प्लाज्मा में घूम रही होती हैं, तो यही हाल वारफेरिन का है। अब वो वारफेरिन को प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है, और वारफेरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी फ्री फॉर्म में, ठीक है, बाउंड फॉर्म की निस्बत। और फिर जो है वो जो था कि अगर वो उसकी फेनिटॉइन बंद नहीं करेंगे तो उसके जो है उसका फीटस उसको क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें जो है ना मतलब हाँ उसमें ये हो सकता है कि अगर उसको वारफेरिन भी मिल रही है तो फेनिटॉइन
उसकी अगर बंद नहीं की तो वारफेरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी तो जो उसका बच्चा होएगा उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी जो हैं रेजिड्यूज जो हैं उनकी कार्बोक्सिलेशन जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, गैमा कार्बोक्सिलेशन जो है ना वो उनकी उस बच्चे की अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मसलन अगर तो उसमें हाँ इसमें वारफेरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो वो जो गैमा कार्बोक्सिलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर हम देख लेते हैं कि वारफेरिन जो है वो ये भी करती है फीटल बोन एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया इसका। हाँ, ब्लीडिंग किधर किधर से हो सकती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है या वारफेरिन मिल रही है तो जिंजिवल हो सकती है, एपिस्टैक्सिस हो सकती है, मेलिना हो सकता है जो कि अपर जीआई ब्लीड है, और वो जो है ब्लैक टारी स्टूल्स आएंगे, वो मतलब ब्लड जो है वो काफ़ी उसमें वो हो गई है डिग्रेडेशन जब तक वो नीचे पहुंचा है। या फिर हेमेटोकेजिया में फ्रेश ब्लड आ सकता है और बाकी जो स्किन पे जो आ सकती हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी पेशेंट को वारफेरिन दे रहे हैं फर्स्ट 2 to 3 डेज़ में तो साथ में हेपेरिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो प्रोकोगुलेंट स्टेट बन रही थी क्योंकि उसके फैक्टर 5 और 8 पे से इनहिबिशन उठ गई थी। ठीक है, तो हेपेरिन जो है वो फैक्टर 10 और फैक्टर 2 जो कि थ्रोम्बिन है उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, अच्छा अब अगर किसी बंदे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए वारफेरिन पे है वो, तो उसका एंटीडोट है कि एक तो विटामिन के की इन्फ्यूजन दें या फिर आप प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट जिसमें फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 है वो दें, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जा सकता है क्योंकि उसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी टॉक्सिसिटी वैसे काफ़ी रेयर है, हाँ लेकिन अगर कोई वो खा रहा है ना मेनाडायोन जो टैबलेट्स खा रहा है वो कर सकती हैं टॉक्सिसिटी, या किसी को ज़्यादा इंजेक्शन्स लगा दिए उसमें हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया कैसे होगा कि विटामिन के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होंगे रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन्स पे, उनकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अब हम MCQs देख लेते हैं कि इसके किस टाइप के आ सकते हैं। जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिक्वायर्स विटामिन के एज कोफैक्टर। ठीक है, तो ये जनाब डी है गैमा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं कि टर्म इन्फेंट इज़ बॉर्न एट होम। अच्छा जनाब, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग उसको हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड और नॉस्ट्रिल से, तो इसमें क्या हो गया है इम्पेयर। हाँ जी, ये बताएं ना। Co-translational modifications, co-transcriptional modifications, translational modifications, post-translational modifications, post-transcriptional modifications। तो जनाब को ट्रांसलेशनल के जैसे जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उसी वक्त वो जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं उन्हीं में ये विटामिन के उधर पहुंचा होता है और ये ग्लूटामेट रेजिड्यूज की गैमा कार्बोक्सिलेशन करा रहा होता है। ठीक है, हाँ जी, विटामिन के से कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स लिंक्ड हैं, 2, 7, 9 एंड 10, ए ऑप्शन। अच्छा फिर 60 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, सेप्टेसीमिया है, इसको सिफामेंडोल मिल रही है जो कि सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। अब इसको ब्लड लूज होने लग गया इसकी इंट्रावीनस, जिधर इसको कैन्यूला लगा हुआ है ना उधर से। तो जनाब कौन सा विटामिन डिप्लीट है इसमें और वो कैसे डिप्लीट हुआ है, कैसे हुआ है, एंटीबायोटिक ने उसके गट का फ्लोरा मार दिया। ठीक है, तो ये जनाब विटामिन के है। अच्छा फिर जनाब विटामिन एसोसिएटेड विद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन विटामिन के है। हाइपर विटामिनोसिस के इन नियोनेट्स में कॉज
अभी बात की थी हीमोलिटिक एनीमिया। क्यों हीमोलिटिक एनीमिया? आरबीसी की मेम्ब्रेन्स को विटामिन जो है के जो है वो डैमेज कर देगा, टॉक्सिक होगा उनके लिए। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के फाइलोक्विनोन है, ठीक है। मेनाक्विनोन जो है वो किधर से आती थी? जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया बनाते थे। मेनाडायोन जो है वो आती थी जो सिंथेटिक विटामिन के है, ठीक है। जो बायोलॉजिकली एक्टिव हमने इधर कहनी है, दैट इज़ द फाइलोक्विनोन। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ वारफेरिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये आपका विटामिन के का साइकिल आ गया है ना। क्या होता था? विटामिन के पहले जो है क्विनोन होता था, फिर वो हाइड्रोक्विनोन बनता था, फिर वो एपॉक्साइड बनता था, और एपॉक्साइड को विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज ने रिड्यूस करना होता था। और विटामिन के एपॉक्साइड रिड्यूस नहीं हो सकता अगर वारफेरिन मिल रही है, क्योंकि वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज की पॉकेट में जाके बैठ जाती है बजाय के विटामिन के जाए, ठीक है। अच्छा जनाब, 27-year-old women एपिलेप्सी है, इसको फेनिटोइन ले रही है टू कंट्रोल हर सीजर्स। नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट एंड हर फिजिशियन इज़ considering changing her medication to prevent potential bleeding episodes in infant, ठीक है। तो which of the following biochemical activity might be deficient in infant if her medicine is continued? अगर उसकी मेडिसिन कंटिन्यूड रहेगी तो फिर क्या चीज़ डेफिशिएंट हो जाएगी? तो जनाब, अगर इसमें फेनिटोइन कंटिन्यू रहेगी तो क्या होगा कि वो जो है वो वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देगी और वारफेरिन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर जो है वो विटामिन के वो नहीं करा सकेगा ना, गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं करा सकेगा आके, तो डेट इज़ दी बीटा गैमा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अच्छा, तो टू सम अप, इसमें हमने देखा है कि विटामिन के साइकिल है कि विटामिन के क्विनोन हाइड्रोक्विनोन बनता है, वो एपॉक्साइड बनता है, और यही गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। और एपॉक्साइड जो है वो क्या करता है, वो गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, जो हाइड्रोक्विनोन है वो उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। और वो जो है वो उनकी ग्लूटामेट रेजिड्यूज की कार्बोक्सिलेशन कराता है। और इसके जो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज है उसका बहुत पिवटल रोल है, और वारफेरिन और डाइक्यूमेरोल इसको एंटागोनाइज करते हैं। और ये जनाब कोएंजाइम है क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए भी, बोन के लिए भी, नेफ्रोकैल्सिन के लिए भी, और गैस 6 एंजाइम जो है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का।